Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। तो नॉर्सेट हो चुका है जून में आपका और काफ़ी स्टूडेंट्स का अच्छा रिस्पांस मिला है कि अपने RNCC के जो पूरा ऐप के ऊपर हमने जो कोर्स चला रखा था उससे काफ़ी हेल्प मिली है। RNCC की टेस्ट सीरीज से काफ़ी हेल्प मिली है। स्टूडेंट्स के ऐसे फीडबैक मिलके हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। तो इसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए हम अभी जो अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम है यूपी यूएमएस को लेके, ठीक है, तो उसके बेसिस पे अपन अभी क्या कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर डेली बेसिस पे अपनी जो टेस्ट सीरीज वगैरह अपन जो सेशन रहता है अपना क्वेश्चन सॉल्विंग का, वो अपन यहाँ पे अभी कंटिन्यू रखेंगे जब तक अपना एग्जाम हो। उसके बाद में अपन क्या करेंगे कि और साथ साथ में इसके साथ में हम क्या करेंगे कि आरएनसीसी पे क्या इसके लिए भी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट यूपी यूएमएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए किस प्रकार का एग्जाम आएगा, किस प्रकार का एग्जाम सिलेबस से पहले किस प्रकार से एमसीक्यूज बने हुए हैं वो अपन सोल्व करेंगे। इसके साथ में और आगे किस प्रकार के एमसीक्यू बन सकते हैं, क्या उसका लेवल रहता है, उस प्रकार से जो है हमने टेस्ट सीरीज तैयार की है। साथ ही में हमारे आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप पे अभी जो यूपी यूएमएस का एग्जाम है उसको लेकर के डेली सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड हमने क्या किया, टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। ओके, इसी के साथ ही डेली 80 to 100 एमसीक्यूज आपको सोल्व करने को मिलेंगे। डेली रिजल्ट का एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में वीकली एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीकली यहाँ पे आपको मेगा टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है आप इसको मस्ट मिस ना कीजिए। इस प्रकार से हमने इसको लॉन्च किया है। बाकी जो है आपको अगर इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग कुछ भी जानना है तो आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सअप नंबर पे आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 9588856774 पे आप जो है वो हमें डायरेक्ट मैसेज करके हमारे इस टेस्ट सीरीज की और हमारा जो कोर्स बनाया हुआ है इसके रिगार्डिंग आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहें आपको यहाँ से मिल सकती है। और जो ये हमारा पैटर्न है किस अकॉर्डिंग हम जो है वो क्या किस सब्जेक्ट का हम टेस्ट वगैरह यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। तो देखो अभी नोट सेट जैसे कंप्लीट हुआ तो नोट सेट के अंदर भी कुछ सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज आपको यूपीएमएस वाले एग्जाम के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हमने ये एक टेस्ट सीरीज उसके अंदर इंक्लूड किया है क्योंकि ये जो नो एम्स के लेवल का पेपर है यूपी यूएमएस भी काफ़ी अच्छा पेपर आपको बना के देगा, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे अपना जो सेकंड नंबर से अपना जो है सिलेबस शुरू होगा यहाँ पे, ठीक है। जीआई सिस्टम को लेकर हम यहाँ पढ़ाए जाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम वीकली टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इसके बाद में जो ओबीजी से रिलेटेड एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ये तो केवल और केवल किसका आपको मैटर मिल रहा है, जून का, ठीक है। इसके अंदर आपको जो टिल एग्जाम आपको जो है वो कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। तो फर्स्ट एमसीक्यू अपना कुछ इस प्रकार है। नर्स लिंडा वाज मॉनिटरिंग ए 35-year-old मेल पेशेंट। एक जो नर्स है वो क्या कर रही है, 35-year-old मेल पेशेंट को मॉनिटरिंग कर रही है और उस पेशेंट को क्या किया जा रहा है, हु वाज रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उस पेशेंट को क्या हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीव हो रहा है। ऑन असेसमेंट करने पे नर्स देखती है दैट द रेस्पिरेटरी रेट इज 24 एंड ब्लड प्रेशर इज 90/60, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट कितना देखने को मिल रहा है आपको, 24 ब्रीथ पर मिनट, और जो ब्लड प्रेशर है वो कितना देखने को मिल रहा है, 90/60। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी एक्शन बाय द नर्स। अब यहाँ पे जो है वो प्रायोरिटी एक्शन के बारे में आपसे पूछा है, ठीक है। यूपी यूएमएस का डायरेक्ट एमसीक्यू है ये, ठीक है। तो प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा इसका, ठीक है। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू अपन सोल्व कर रहे हैं यूपी यूएमएस के। ऑप्शन क्या अपने पास में, स्लो द इन्फ्यूजन रेट, इमीडिएटली फ्लश आईवी लाइन विथ नॉर्मल सलाइन, इमीडिएटली स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, या फिर नोटिफाई द डॉक्टर। इजी क्वेश्चन है, नोट सेट में भी आपको हो सकता है ये क्वेश्चन देखने को मिला हो, ठीक है। बट ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आपको यूपी यूएमएस के लिए उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। मैं साथ साथ में आपको टॉपिक्स भी बताता जाऊंगा जिससे कि आपको जो है वो मोस्टली अराउंड 40 to 50% आपको टॉपिक्स में से पेपर देखने को मिल जाएगा। क्या रहेगा अपना इस आंसर का करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा उसको जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो रेस्पिरेटरी रेट जो है वो पेशेंट की यहाँ पर कैसे देखने को मिल रही है, टेकिपनिया, ठीक है। पेशेंट की जो रेस्पिरेशन रेट है वो कैसे देखने को मिली है, बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। साथ साथ में यहाँ पे क्या देखने को मिला है, हाइपोटेंशन। तो टेकिपनिया एंड हाइपोटेंशन अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हो तो ये क्या डिनोट करता है,
ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, पेशेंट को क्या हो गया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो ध्यान में रखना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शन के अंदर टेकेपनिया होता है, साथ साथ में हाइपोटेंशन होता है। तो अब हमें क्या करना है, रिएक्शन हो गई तो इमीडिएटली अपना आंसर क्या जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी अपना जाएगा करेक्ट, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी क्या रहती है, फर्स्ट प्रायोरिटी इमीडिएटली स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। इसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना सेकंड प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि अपने को लाइन को पेटेंट करना होता है, आईवी ड्रग्स हमें प्रोवाइड करवानी होती है, ठीक है, फ्लेबाइटिस से भी प्रिवेंट करने के लिए। तो हमें क्या करना है, आईवी लाइन को नॉर्मल सेलाइन के साथ में अपने को क्या करना है, ट्रांसफ्यूज करना होता है नॉर्मल सेलाइन, जिससे कि लाइन जो है वो पेटेंट रहती है, वेनस लाइन, ठीक है। ये भी एमसीक्यू आया हुआ है कि किससे करते हैं, आरएल से, D5 से, नॉर्मल सेलाइन से, किससे, तो नॉर्मल सेलाइन से। इसके बाद में थर्ड प्रायोरिटी क्या होती है, नोटिफाई द डॉक्टर। ये सब करने के बाद में आपको क्या करना है, नोटिफाई करना है डॉक्टर को। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू आप सभी के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर का कौन सा एग्जाम्पल है, सिजोफ्रेनिया, डिलेरियम, मैनिक साइकोसिस या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, किसका एग्जाम्पल पूछा है आपसे, एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर के बारे में आपसे पूछा गया है। क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर, तो देखिए क्या पूछा गया है, एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। तो देखो ऑप्शन में आपको नाम मिला एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, मतलब ऑर्गन के अंदर किसी ना किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी होगी, उसकी वजह से एक्यूट मेंटल डिसऑर्डर हो रही है पेशेंट के अंदर, इसे हम क्या कहेंगे, कौन सा एग्जाम्पल है इसका, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, करेक्ट, डिलेरियम। ठीक है, डिलेरियम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, डिलेरियम किस प्रकार का कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, एक्यूट ऑनसेट होता है। तो ठीक है, देखो दो प्रकार की मेंटल इलनेस होती है, दो टाइप की मेंटल इलनेस को अपन डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन होती है साइकोसिस एंड सेकंड वन कौन सी होती है, न्यूरोसिस। इसके बाद में अपन एक और कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशियल डिसऑर्डर। तो देखिए साइकोसिस के अंदर भी तीन कैटेगरी हमको देखने को मिलती है। फर्स्ट वन कौन सी होती है, फंक्शनल, सेकंड कौन सी होती है, अफेक्टिव, एंड थर्ड वन कौन सी होती है, ऑर्गेनिक साइकोसिस। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर के बारे में पूछा गया है। तो ऑर्गेनिक साइकोसिस का क्या क्या टाइप हो सकता है हमारा, तो देखिए डिलेरियम, सेकंड कौन सा होता है, डिमेंशिया। ठीक है, ऑर्गेनिक साइकोसिस के अंदर आता है अफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, अपना मूड। अब जब मूड खराब होता है तो, या फिर मूड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है तो आप क्या पढ़ते हो, मैनिया, सेकंड वन डिप्रेशन, एंड फंक्शनल साइकोसिस आप किसको कहोगे, स्किजोफ्रेनिया। ठीक है, तो आपको कैटेगरी समझ में आनी चाहिए आंसर पे जाने से पहले कि पूछा गया किसको है। अब देखिए न्यूरोसिस के अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे, न्यूरोसिस के अंदर अपन पढ़ते हैं एंजाइटी, इसके बाद में ओसियन ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस डिसऑर्डर, जितने भी प्रकार के फोबिया है वो, ठीक है, हिस्टेरिया, ठीक है, बाकी कन्वर्जन डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप किसके अंदर पढ़ते हो, न्यूरोसिस के अंदर, ठीक है। साइकोसिस के अंदर इनसाइट एब्सेंट होती है, न्यूरोसिस के अंदर इनसाइट प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इसके बाद में देखिए इस स्पेशल डिसऑर्डर्स के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हो, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसके बाद में आप क्या पढ़ सकते हो, एब्यूजिव, एब्यूज में आप क्या पढ़ सकते हो, सब्सटेंस एब्यूज, इसके बाद में आप क्या पढ़ सकते हो, सेक्सुअल डिसऑर्डर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूछा गया है कि एग्जाम्पल बताना आपको किसका, एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कौन सी है, तो वो है अपनी कौन सी, डिलेरियम। अब देखो डिलेरियम से क्या एमसीक्यू बन सकता है आपके पास में, तो डिलेरियम क्या है, कॉमनेस्ट मेंटल डिसऑर्डर है। फर्स्ट एमसीक्यू क्या बन सकता है आपको, कॉमनेस्ट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर का आपको पूछे कि कौन सी होती है, तो कौन सी है, डिलेरियम है। इसके बाद में इसलिए दूसरा क्या है, ये एक्यूट होती है,
दूसरा क्या एमसीक्यू बनता है, एक्यूट, ठीक है, और बाकी डिमेंशिया होती है वो क्रोनिक होती है। डिलेरियम डिमेंशिया के अंदर भी अपन जब डिफरेंस करेंगे, जब स्पेशली उसका एमसीक्यू पूछेंगे तो मैं आपको और ज़्यादा ब्रीफली यहाँ पे बताऊंगा। दूसरा देख लीजिए, डिलेरियम से आपको और क्या एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस किसका पार्ट होता है, तो डिलेरियम के अंदर पेशेंट को जो है वो अटेंशन नहीं बना पाता है, ठीक है, एनवायरनमेंट को वो रॉन्गली जज करता है, अटेंशन नहीं बना पाता है, तो इसकी वजह से उसमें जो है वो डिलेरियम देखने को मिलता है। एक देखिए और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनता है, एमसीक्यू ये बनता है कि पोस्ट कार्डियक सर्जरी पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, डिलेरियम। ठीक है, पोस्ट कार्डियक सर्जरी के अंदर भी पेशेंट को जो ऑर्गेनिक एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कौन सी देखने को मिलती है, तो डिलेरियम की कंडीशन जो देखने को मिलती है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के बारे में पूछा गया था कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन क्या है अपने पास में, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, नेशनल इनकम ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्निकल इनिशिएटिव्स। तो देखिए नीति आयोग, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है अपना, ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसका जो है वो स्टार्ट कब किया गया था इसको, तो 1 जनवरी 2015 को जो है वो इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आपका जो जीके के बारे में भी आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर रहना है। ठीक है, मे भी पूछे। दूसरा देख लीजिए इसके बारे में, अगर आपको एमसीक्यू पूछ ले, चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है अभी, तो सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम, इनको अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया। कब बनाया गया था, 25 फरवरी 2023 को। नेक्स्ट यहां से देखो और हमसे क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होता है नीति आयोग का, तो पीएम ऑफ इंडिया कौन है, नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए पेशेंट हैज अंडरगोन ए C5C6 एंटीरियर सर्वाइकल डिसेक्टोमी। ठीक है, एक पेशेंट है जिसको क्या किया जा रहा है, C5C6 पे एंटीरियर सर्वाइकल डिसेक्टोमी की जाती है। ठीक है, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसको वहां से हटाया जा रहा है, मतलब डिसेक्टोमी परफॉर्म की जा रही है। विच प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस शुड ए नर्स डॉक्यूमेंट इन द प्लान ऑफ केयर ऑफ दिस पेशेंट। अब जो है देखो, प्रायोरिटी आपसे नर्सिंग डायग्नोसिस पूछा है कि अगर C5C6 के यहाँ पे सर्जरी की जाए, C5C6 इंटरवर्टिब्रल डिस्क के यहाँ पे सर्जरी की जाए, तो ऐसा क्या साइन सिम्टम या ऐसी क्या इमरजेंसी कंडीशन पेशेंट में देखने को मिल सकती है जो आपको प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है उसके बारे में। या फिर जो नर्स शुड डॉक्यूमेंट इन द प्लान ऑफ केयर। ऑप्शन क्या अपने पास में, पोटेंशियल इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन, कि भाई अगर आप C5C6 पे सर्जरी करोगे, डिसेक्टोमी वहाँ परफॉर्म करोगे, तो उससे इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन होगा। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन, आप सर्जिकल इंसिजन लगाओगे सर्वाइकल रीजन में, तो वहाँ पे जो है वो स्किन इंटीग्रिटी है वो हार्म होगी। रिस्क फॉर इन्फेक्शन, या फिर पोटेंशियल इन इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। तो देखिए जब कभी भी C5C6 की सर्जरी होती है, ठीक है, सर्वाइकल रीजन के अंदर, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिल सकता है, पोटेंशियल इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जो C5C6 है वो क्या करती है, सप्लाइज
द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के यहाँ पे फंक्शंस को मेनली ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, जैसे ब्रीथिंग पैटर्न को कंट्रोल करना, तो अगर इन पे सर्जरी हो रही है तो हो सकता है यहाँ पे ड्यूरिंग सर्जरी नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो गया हो। ठीक है, क्योंकि डिसेक्टोमी करते हैं, चांसेस होते हैं कि वहाँ पे नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाए। ओके, तो पोटेंशियल इन्फेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न यहाँ पे आपको असेस करना है पेशेंट के अंदर, क्योंकि इसके लिए डेंजरस कंडीशन हो सकती है। बाकी पोटेंशियल इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन, कोई एक्यूट वगैरह में ये इतनी इमरजेंसी कंडीशन नहीं है कि जो प्रायोरिटी दें इसको। बाकी स्किन इंटीग्रिटी सर्जिकल इंसिजन की वजह से इम्पेयर्ड हो सकती है, बट ये इतना प्रायोरिटी वाला अपना ऑप्शन नहीं है। और नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए 60-year-old मेल पेशेंट हु हैड लेफ्ट टोटल हिप रिप्लेसमेंट। क्या किया गया है, एक 60 साल का पेशेंट है, मेल पेशेंट है, जिसमें लेफ्ट साइड के अंदर टोटल जो है वो हिप रिप्लेसमेंट किया गया है। वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, अभी उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। 1 month बिफोर, 1 महीने पहले उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था। ही कॉल्ड द नर्स रिपोर्टिंग एक्यूट कॉन्स्टेंट पेन इन द लेफ्ट ग्रोइन एंड हिप एरिया। तो वो क्या कर रहा है, नर्स को रिपोर्ट कर रहा है कि उसके सडनली कॉन्स्टेंट पेन रह रहा है, पेन के अंदर। ठीक है, कॉन्स्टेंट पेन रह रहा है कहाँ पे, लेफ्ट ग्रोइन रीजन या फिर हिप एरिया वाले रीजन में। एंड फीलिंग लाइक द लेफ्ट लेग इज शॉर्टर देन द राइट साइड। ठीक है, ये यहाँ पे देखो लाइन इंपॉर्टेंट है, दोनों लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार अगर देखो बड़ा एमसीक्यू होता है तो आपको क्या करना है, कुछ 3-4 वर्ड पकड़ लेने हैं आपको, कि वहीं पे अपना पूरा एमसीक्यू बन जाता है। ठीक है, देखो फर्स्ट तो क्या हो रहा है, पेन हो रहा है पेशेंट को, कांस्टेंट पेन रह रहा है। दूसरा, लेफ्ट ग्रोइन हिप एरिया के अंदर पेन हो रहा है। इसके बाद में लेफ्ट लेग उसको शॉर्ट फील हो रहा है राइट लेग से। ठीक है, नेक्स्ट, ए नर्स एडवाइज द क्लाइंट टू कम टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। नर्स उसको बोल रही है कि इमीडिएटली आप हॉस्पिटल आइए, सस्पेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अब नर्स ने ऐसा किस वजह से कहा है पेशेंट को कि आप इमीडिएटली हॉस्पिटल आइए, तो ये एमसीक्यू आपसे पूछा गया है। ऑप्शन अपने पास में क्या है, असेप्टिक लूजनेस ऑफ प्रोस्थेसिस, जो प्रोस्थेसिस हमने लगाया, हिप रिप्लेसमेंट किया, तो वो क्या हो गया है, लूज हो गया है, अपनी जगह से हट गया है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया है पेशेंट को। डिसलोकेशन ऑफ प्रोस्थेसिस हो गया है। ठीक है, डिसलोकेट हो गया है प्रोस्थेसिस। या फिर वुंड इन्फेक्शन, वहाँ पे जो है वो उसको इन्फेक्शन हो गया है। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखो आप यहाँ पे थोड़ा फोकस डालो, कॉन्स्टेंट पेन हो रहा है लेफ्ट ग्रोइन हिप एरिया के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसके किया क्या गया था, लेफ्ट साइड के अंदर ही हिप का रिप्लेसमेंट किया गया था, और वहीं पे उसको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। साथ में लेफ्ट लेग जो है वो उसको शॉर्ट फील हो रहा है, तो इसके मोस्ट कॉमन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, डिसलोकेशन ऑफ प्रोस्थेसिस। ऑप्शन यहाँ पे सी यहाँ पे क्या होता है, करेक्ट होता है, क्योंकि प्रोस्थेसिस का अगर डिसलोकेशन हो गया तो वो एज ए फ्रैक्चर की तरह वहाँ पे काम करेगा। और जब कभी हिप का फ्रैक्चर होता है तो जो अफेक्टेड लेग होता है वो कैसा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट हो जाता है, और उसका क्या देखने को मिल सकता है, एडक्शन देखने को मिल सकता है, आउटसाइड के अंदर वो मूव अपना किया हुआ आपको देखने को मिलता है। और यहां से देखो क्या एमसीक्यू बन सकता है, इट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन फर्स्ट 3 months। ठीक है, आफ्टर रिप्लेसमेंट आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, यहाँ पे क्या है, जैसे नी ट्रांसप्लांट हो गया वो अलग बात है, बट हिप ट्रांसप्लांट के अंदर डिसलोकेशन कर जाना प्रोस्थेसिस का फर्स्ट 3 मंथ के अंदर मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू, बाकी डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहाँ देखने को मिलेगा आपको, देखो काफ वेन के अंदर यहाँ पे मोस्ट कॉमन देखने को मिल सकता है अपने को। ठीक है, काफ मसल्स के अंदर वहाँ पे क्या होता है, पेन होता है पेशेंट को, होमान साइन वगैरह देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, क्लोटिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे कोई क्लोटिंग से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं बताया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, AFP इज रिड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अल्फा फीटोप्रोटीन के बारे में पूछा गया है कि वो क्या हो गया है,
उसका लेवल रिड्यूस देखने को मिल रहा है, डिक्रीज देखने को मिला है, तो ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा? ऑम्फेलोसील में, गैस्ट्रोस्काइसिस के अंदर, डाउन सिंड्रोम के अंदर, या फिर स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा का वाली कंडीशन के अंदर कौन सी कंडीशन में जो है अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल जो है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा? क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर इस एमसीक्यू में? क्या देखने को मिल रहा है आपको? अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल डिक्रीज देखने को मिला है। तो देखिए डिक्रीज कौन कौन सी कंडीशन में आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल सकता है, क्या मतलब हो गया? लो। लो से क्या मतलब समझते हो आप? डाउन। ठीक है, लेवल कैसा है? डाउन है, मतलब क्या आप समझोगे इससे? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल डिक्रीज होगा तो वो क्या डिनोट करता है? डाउन सिंड्रोम को। इसी के साथ में और कौन कौन सी कंडीशन में आती है इसके अंदर देखो, ट्रायोसोमी 18 हो तो अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल डिक्रीज होगा, ट्रायोसोमी नंबर 13 होगा तो भी अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल जो है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस इन फीमेल, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है और उसमें क्या है? डायबिटीज है, तो भी हो सकता है वहां पे फीमेल को क्या देखने को मिले? अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल डिक्रीज देखने को मिले। अब देखिए ये तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट जाएगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर सी, डाउन सिंड्रोम। अब देखिए एमसीक्यू क्या बन सकता है? इलेवेटेड के बारे में पूछ सकता है आपको एग्जाम के अंदर कि इलेवेट किस में देखने को मिलेगा। तो देखिए इलेवेट देखने किस में देखने को मिल सकता है? एनटीडी के अंदर, मतलब क्या हो गया? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाली कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? इलेवेट देखने को मिलता है। इसके बाद में एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, इसके बाद में क्या देखने को मिलता है? रीनल डिजीज, किसी भी प्रकार की रीनल डिजीज हो तो देखने को मिलता है। इसके बाद में मल्टीपल गेस्टेशन, इसके बाद में और क्या देखने को मिल सकता है? फीटल डेमिस। ठीक है, इतनी कंडीशंस के अंदर क्या देखने को मिलता है अपने को? अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल जो है बढ़ावा देखने को मिलता है। एमसीक्यू किससे बनता है? एमसीक्यू मेनली बनता है एंटीडी से और बनता है डाउन सिंड्रोम से। जैसा ये एमसीक्यू आपको पूछा गया था एग्जाम के अंदर, सेम एमसीक्यू इस बार आपको पूछ सकते हैं कि इंक्रीज किस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, एबनॉर्मल कॉपर एक्यूमुलेशन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। ठीक है, क्या पूछा गया है? एबनॉर्मल कॉपर का क्या हो गया है? एक्यूमुलेशन हो गया है बॉडी के अंदर। तो अभी कौन सी डिजीज देखने को मिलेगी आपको? विल्सन डिजीज, पार्किंसन डिजीज, सजोग्रीन डिजीज, या फिर हीमोक्रोमोटिसिस? कौन सी कंडीशन है वो जो देखने को मिलती है अगर एबनॉर्मल कॉपर का एक्यूमुलेशन हो जाए बॉडी के अंदर? क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर? तो देखिए कॉपर का अगर अपनी बॉडी में एक्यूमुलेशन होता है तो ये क्या डिनोट करता है? विल्सन्स डिजीज। ठीक है, विल्सन डिजीज कहते हैं इसको हम। अब ये डिजीज होती कैसे है? तो देखिए सबसे पहले तो डिजीज किस प्रकार की है? ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस नेचर की ये डिजीज है। तो एक कंजेनेटिकली भी डिजीज जो है वो 1% वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जा सकती है। इसके बाद में देखो इस डिजीज में होता क्या है? तो फेलियर ऑफ बायलरी कॉपर एक्स क्रिएशन। ठीक है, जो है वो क्या है? बाइल साल्ट के साथ के अंदर क्या होता है? कॉपर का यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है बॉडी के साथ में। बट क्या हो गया? ये फंक्शन कैसा हो गया? फेल हो गया है। तो कॉपर का जो है एक्यूमुलेशन होना लग जाता है अपनी बॉडी के अंदर, तो कोजिंग इट्स एक्यूमुलेशन इन द बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है? कॉपर का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। तो अब देखिए कॉपर क्या करता है? कॉपर कोज क्या करता है?
टिश्यू टॉक्सिसिटी, 2 से 3 एमसीक्यू बनते हैं इससे, ठीक है। तो देखिए एलिमिनेशन किससे होता है, बाइल से। कॉपर का एलिमिनेशन किसके द्वारा होता है, बाइल से। रेगुलेट किससे होता है एलिमिनेशन, रेगुलेटेड बाय विल्सन जीन, ठीक है। अपनी बॉडी के अंदर क्या रहता है, विल्सन जीन रहता है। अगर कॉपर अपनी बॉडी में आता है तो वो बाइल के साथ में मिलकर एक्सक्रीट हो जाता है। उसको कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, तो विल्सन जीन, ठीक है। अब इसका अगर आपको यहाँ पे नाम पूछे तो कौन सा होता है, ATP7B, ठीक है। अगर ये जीन अपनी बॉडी में प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा तो इससे क्या हो जाएगा, या फिर इसका अगर डिफिशियंसी हो गई, ATP जीन की डिफिशियंसी हो गई, तो क्या देखने को मिलेगा, कॉपर का एक्सक्रिएशन जो है वो कैसा हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। जब अब देखो कॉपर का एक्यूमुलेशन पूरी तरीके से नहीं देखने को मिलेगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन से साइन सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो क्या हो आपको देखने को मिल सकता है, हिपेटो स्प्लेनोमेगाली, ठीक है। हिपेटो स्प्लेनोमेगाली देखने को लीवर का एनलार्जमेंट और स्प्लीन का भी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखो ब्रेन भी यहाँ पे क्या होगा, सबसे अब यहाँ पे देखो ब्रेन का भी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। तो सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे, न्यूरोसाइकेट्रिक वाले, न्यूरोसाइकेट्रिक यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखो ये एमसीक्यू पूछा गया है, अगर देखो कॉपर का आई के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो आई जब इन्वॉल्व हो जाती है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, कॉपर का जो है वो रिंग देखने को मिलता है अपने लेंस के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं, कैसर कैसर फ्लेचर रिंग, ठीक है। ये आई के अंदर अगर कॉपर का इन्वॉल्वमेंट हो, कॉपर आई के अंदर जाके जमा होने लग जाए, तो वहाँ पे जो है वो लेंस के चारों तरफ यहाँ पे यहाँ पे एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसे हम क्या कहते हैं, एग्जाम में पूछा गया है तो सनफ्लावर कैटेरेक्ट, एमसीक्यू पूछा हुआ है। सनफ्लावर कैटेरेक्ट कौन सी कंडीशन में होता है, तो विल्सन डिजीज वाली कंडीशन के अंदर होता है। और साथ में और क्या देखने को मिल सकता है, ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। अब देखो इसका आप मैनेजमेंट कैसे करोगे, मैनेजमेंट करने के लिए आप क्या करोगे, पेनिसिलामाइन किस प्रकार से काम करेगा, एंटी चिलेटिंग थेरेपी, ठीक है। पेनिसिलामाइन जो है वो एंटी चिलेटिंग थेरेपी की तरह काम करेगा। इसके साथ में डोज क्या रहती है, तो देखो डोज के बारे में पूछा जा सकता है। आजकल जो है क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो 1 ग्राम पर डे जो है वो क्या करना है, लाइफ लॉन्ग थेरेपी चलती है इसकी, पेनिसिलामाइन की। इसके अलावा आप क्या दे सकते हो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपन पेशेंट का। लीवर का क्या कर सकते हो, ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट करोगे तो जो बाइल के अंदर जो है वो ये जीन भी अपने को क्या देखने को, ये वाली कंडीशंस भी अपने को यहाँ पे थोड़ा इंप्रूव देखने को मिलेगा। कॉपर का जो है वो एक्सक्रीशन अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, अच्छा देखो पार्किंसन डिजीज क्या होता है, पार्किंसन किसकी प्रॉब्लम है, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। पार्किंसन डिजीज के अंदर क्या होता है, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन, ठीक है। प्रोग्रेसिव डीजनरेशन देखने को मिलता है ड्यू टू डोपामाइन डिफिशियंसी, ठीक है। ये फ्लैपिंग ट्रेमर्स वगैरह, मास्क लाइक फेस वगैरह, तो पिन रोलिंग मूवमेंट जो ट्रेमर्स वगैरह, ये सब किसमें देखने को मिलता है, पार्किंसंस डिजीज के अंदर। इसके बाद में देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस क्या मतलब होता है, आयरन ओवरलोड, अपनी बॉडी के अंदर आयरन का ओवरलोड हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो अपनी कंडीशन जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी इसे हम क्या कहते हैं, हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। इसके हम देखिए सेजोग्रीन डिजीज, इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, ये डिजीज क्या होती है, ये कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसके ऊपर ये क्या करती है, अपना एक्शन करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कौन सी, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड के अपने जो फंक्शंस वगैरह है वो डिक्रीज हो जाएंगे, साथ साथ में जो पेशेंट के जो है वो टीयर भी आना बंद हो जाएंगे। तो इन सब कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कौन सी कंडीशन के अंदर कौन सी प्रॉब्लम वहाँ पे अपन डिनोट करेंगे, तो सेजोग्रीन डिजीज कंडीशन। बाकी अपन ब्रीफली अपन अभी डिस्कस नहीं करेंगे इन सबको, क्योंकि एग्जाम नियर बाई है। बाकी अपनी जो क्लासेज रहती है थ्योरेटिकली, वहाँ पे हमने इसको इन सब
जो चैप्टर है विल्सन डिजीज, पार्किंसन डिजीज, हीमोक्रोमेटोसिस और सजोग्रेन डिजीज, सबको अपन अच्छे से प्रिपेयर किया गया है। आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो नीचे दिए गए यहाँ पे देखो व्हाट्सएप नंबर आपको दिए गए, यहाँ पे आप मैसेज करके डायरेक्ट आप पता लगा सकते हो अपनी किसी किसी डाउट्स वगैरह क्वेरीज का। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज अप्रोप्रिएट टू स्क्रीन फॉर जॉन्डिस इन अ चाइल्ड। देखो एमसीक्यू अच्छा है, पूछा गया एमसीक्यू है तो चाइल्ड के अंदर आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन, ऐसी कौन सी लोकेशन है जो जॉन्डिस के स्क्रीनिंग के लिए अप्रोप्रिएट है। ठीक है, बच्चा है अपने पास में, उसको क्या है जॉन्डिस है, तो आप कौन सी जगह से, कौन सी लोकेशन से आप जो जॉन्डिस को स्क्रीन कर पाओगे, ये जो आपको पता लगाना है अभी जॉन्डिस है कि नहीं है। तो स्क्रीन अवर सेक्रम रीजन की स्क्रीन के अंदर, स्किन ऑफ एब्डोमेन, ईयर पिन्ना या फिर नेल बेड। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, नेल बेड। ठीक है, बच्चों के अंदर जो नेल बेड जो रहता है वहां पे जो नेल्स के जो एरिया है वहां पे जो उनका अपन क्या देखते हैं, येलोविश। ठीक है, इसका येलोविश अगर होगा तो अपन यहाँ पे समझ सकते हैं कि हो सकता है उसको जॉन्डिस हो। बाकी देखिए स्क्रीन अवर सेक्रम और स्किन अवर एब्डोमेन, ठीक है, ये दोनों इसलिए गलत है क्योंकि जॉन्डिस जो है वो पेरीफेरली पेरीफेरली सबसे पहले अफेक्ट होना शुरू होता है, बाद में सेंट्रल बॉडी पे वो अफेक्ट होता है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले पेरीफेरी में आप क्या देखते हो, अपने नेल बेड्स। ठीक है, नाखून अपने कहाँ होते हैं, पेरीफेरी में होते हैं, इसलिए वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, येलोविश डिस्कलरेशन आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए आपको लगा कि भाई ईयर पिन्ना यहाँ पे क्यों करेक्ट नहीं है, बट ईयर पिन्ना से भी पेरीफेरली अपना, अब आप देखोगे तो क्या होगा अपना नेल बेड। तो नेल बेड यहाँ पे अपना प्रायोरिटी लेके चलेंगे। ठीक है, ईयर पिन्ना पे भी अपन कर सकते हैं बट उससे भी प्रायोरिटी अपन किसको देंगे, नेल बेड को। एमसीक्यू पूछा हुआ है यूपी यूएमएस के अंदर। ठीक है, हो सकता है। और देखिए आपके जैसे सितंबर के अंदर वापस आपके नौ सेट आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे जॉन्डिस वाला टॉपिक उसमें इंपॉर्टेंट था, आपने पढ़ा है। ठीक है, तो अब देखो जॉन्डिस तो उन्होंने पूछ लिया, तो हो सकता है पूछे नहीं पूछे, मगर देखो आपका जीआई सिस्टम वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप देखो एमएसएन तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है ही, एमएसएन फंडा ओबीजी। ठीक है, तीनों से आपका जो 50% पेपर जो आपका इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से बनता है हर साल। ठीक है, तो इन सबको आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। 3 महीने 2 महीने अभी बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो अभी सेशन में ले रहा हूँ ये केवल यूपी यूएमएस के लिए नहीं है, ये अपने एम्स नोटसेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following damage is most likely to occur during direct laryngoscopy। ठीक है, डायरेक्ट आप लेरिंजोस्कोपी करते हैं तो कौन सी कंडीशन के अंदर आपको डैमेज देखने को मिलता है, कौन सी जगह पे आपको डैमेज देखने को मिलता है लेरिंगोस्कोपी करोगे तो, जिंजिवल लेसरेशन हो सकता है, डैमेज टू मैक्सिलरी इंसिजर हो सकता है, डैमेज टू एरिटेनोइड कार्टिलेज या फिर डैमेज टू मैंडिबुलर मोलर्स। ठीक है, क्या किया आपने, लेरिंगोस्कोप आपने डाला पेशेंट के ओरल कैविटी में, तो आपको कहाँ पे डैमेज देखने को मिल सकता है, वो भी ड्यूरिंग डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप, बिना किसी असिस्टेंस की मदद से डायरेक्ट आपने ओरल कैविटी में लेरिंगोस्कोप डाल दिया तो उससे क्या डैमेज हो सकता है, कहाँ पे डैमेज होगा। तो देखिए डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी के अंदर अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो मोस्ट कॉमनली कहाँ प्रेजेंट अपना प्रॉब्लम होता है, वो होता है डैमेज टू द एरिटेनोइड कार्टिलेज। ठीक है, ये क्या अपना लेरिंगोस्कोप है, ये इसकी क्या ब्लेड है, तो इसका जो टिप वगैरह रहता है ये ट्रेकिया के अंदर जाके अपनी जो नेक वाले रीजन के अंदर अपना जो एरिटेनोइड कार्टिलेज रहता है इसको जो है वो मोस्ट कॉमन यहाँ पे डैमेज करता है। तो एमसीक्यू बना है आपकी यूपी यूएमएस के अंदर की लेरेंजोस्कोपी की, वो भी किसी डायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी की। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन यहाँ पे किसको डैमेज करेगा, ये तो डैमेज टू द आर्टेनोइड कार्टिलेज। बाकी देखिए जिंजेबल लेसरेशन, डैमेज टू द मैक्सिलरी इंसिजर, मैंडिबुलर मोलर्स, ये यहाँ पे लीस्ट कॉमन रहते हैं, बट इनसे भी ज्यादा किसको रहता है डैमेज का खतरा, मतलब डैमेज का चांसेस ज्यादा किसको रहता है, डैमेज एरिटेनोइड कार्टिलेज है उसको डैमेज का चांसेस रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हिमेटेमेसिस, एक पेशेंट है उसको क्या देखने को मिलता है, हिमेटेमेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डाइट ऑप्शन फॉर दिस पेशेंट। अब इस पेशेंट के लिए बेस्ट डाइट आप क्या रखोगे, हिमेटेमेसिस हो रहा है पेशेंट को, वहां पे डाइट देनी है तो क्या दोगे। ठीक है,
सॉलिड डाइट दोगे, लिक्विड डाइट दोगे, लो फाइबर डाइट दोगे, या फिर ऐसे पेशेंट को आप अनप्योर रखोगे क्योंकि वहां पे हेमेटोमेसिस हो रहा है। क्या होगा अपना करेक्ट आंसर? तो देखिए हेमेटोमेसिस हो रहा है, ठीक है। हेमेटोमेसिस का मतलब क्या हो रहा है? वोमिटिंग के साथ में ब्लड निकल रहा है। तो हो सकता है कि वहां पे पेशेंट को क्या हो गया हो, इसोफेजियल वेरिसिस हो गया हो, या फिर ब्लीडिंग अल्सर हो गया हो। बट अब देखिए यहाँ पर क्या प्रायोरिटी रहेगा अपना, जब तक ब्लीडिंग कंट्रोल में नहीं आ जाएगी हम पेशेंट को किसी प्रकार की डाइट नहीं देंगे। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे? नथिंग पर ओरल। ठीक है, किसी भी प्रकार की ओरली डाइट जो हम पेशेंट को नहीं देते हैं अगर हेमेटोमेसिस वाली कंडीशन होती है तो। ठीक है, सबसे पहले अपन रिस्क फैक्टर का पता लगाएंगे और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग को सबसाइड करेंगे, फिर बाद में ही उसको अपन डाइट प्रोवाइड करेंगे। बट एक्यूट ब्लीडिंग के केसेस के अंदर हमें कभी भी डाइट प्रोवाइड नहीं करनी है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि जब डाइट के बारे में पूछा ही है तो एनपीओ तो कैसे होगा, डाइट ही होगी। बट देखो आपके एमसीक्यू क्या पूछा है, एक प्रकार का सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू बन गया आपके। ठीक है, छोटा वन लाइनर का सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू भी बन सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, which of the following antihypertensive drug is contraindicated in gestational hypertension? ठीक है, gestational hypertension के अंदर कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है। बहुत बार ये एमसीक्यू पूछा गया है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल यूपीयूएमएस के अंदर ईएसआईसी, पीजीआईएमआर, जिपमेर, ठीक है, और प्रीवियस एम्स के प्रीवियस एम्स के अंदर भी मे भी इस क्वेश्चन को पूछा गया हो, क्योंकि जैसे हिपेरिन का एंटीडोट पूछते हैं वैसे इस एमसीक्यू को बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन क्या अपने पास में, निफिडिपिन, एनालप्रिल, लाबेटालोल, या फिर मेथाइल डोपा। क्या रहेगा करेक्ट आंसर अपना? तो देखिए एक बात यहाँ पे कॉमन है कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, तो प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में हाइपरटेंशन हुआ है तो वहां पे आपको क्या कॉन्ट्रा इंडिकेट रखने का मतलब ये है कि वो ड्रग फीटल को यहाँ पे क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है फीटल की ग्रोथ को, है। ठीक है, तो इसलिए अब आपको क्या करना है, ऐसी कौन सी ड्रग है जो आप कॉन्ट्रा इंडिकेट रखेंगे, क्योंकि वो क्या करेगी, फीटल प्रॉब्लम कर सकती है। तो देखिए क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एनालप्रिल जो ड्रग है उसको हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेट रखते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन वाली कंडीशन में। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये क्या है, एसी इनहिबिटर। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, इसलिए इसको क्या करेंगे अपन, ये क्या करती है, फीटल डैमेज एंड ग्रोथ रिटार्डेशन करवाती है, इसलिए इसको क्या करते हैं हम, कॉन्ट्रा इंडिकेट रखते हैं। ओके, बाकी की जो कंडीशंस, बाकी की जो ड्रग्स वगैरह है इन सभी को हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर अवॉइड नहीं करेंगे, ये सेफ ड्रग्स होती है। जबकि एनालिप्रिल जो या फिर एसी इनहिबिटर वाली कैटेगरी वाली ड्रग्स है उनको हम क्या करेंगे, अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हेन द पेशेंट इज अंडरगोइंग सर्जरी अंडर जनरल एनेस्थेसिया, एक पेशेंट है सर्जरी में जा रहा है, उसको अभी क्या दिया जा रहा है, जीए दिया जा रहा है, जनरल एनेस्थेसिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी? तो आपका इस कंडीशन के अंदर कौन से पैरामीटर को आप अपना फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, रिफ्लेक्सेस को, यूरिन आउटपुट को, एबीजी वैल्यूज को, या फिर वाइटल साइन इंक्लूडिंग SpO2 विद पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक है, कौन से पैरामीटर को यहाँ पे आप प्रायोरिटी दोगे, उसको असेस करोगे, ये एमसीक्यू पूछा गया था आपसे। तो देखिए जनरल एनेस्थेसिया की कंडीशन के, देखो एनेस्थेसिया के को प्रकार होते हैं। ठीक है, अपन जैसे सीएससी लगाते हैं, स्पाइनल एनेस्थेसिया लगाते हैं, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक लगाते हैं, और उसके बाद में अपन क्या देते हैं, जीए देते हैं। इस चार प्रकार से अपन सर्जरी के अंदर अपन एनेस्थेसिया परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देखिए जनरल एनेस्थेसिया अगर आप दे रहे हो तो आपको क्या ध्यान में रखना होगा, ABC वाला मैनेजमेंट। ए से क्या होगा अपना, एयरवे। ठीक है, एयरवे से आप क्या समझते हो, अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, वाइटल साइन आपको असेस करना है, वो भी कौन सा, SpO2 का विद पल्स ऑक्सीमीटर के साथ में। कि भाई देखो जीए के पेशेंट के अंदर क्या होता है, पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी इंटरकोस्टल मसल्स वगैरह होती है उनके अंदर पैरालिसिस आपको देखने को मिल सकता है। पैरालिसिस का मीन्स
ड्रग से इंड्यूस पैरालिसिस, ऐसा नहीं कि उसको कंप्लीट पैरालिसिस हो जाएगा, बट अपन जो हेलोथियन वगैरह ड्रग देते हैं, ठीक है, एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं, उससे क्या है कि उसके इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर पैरालिटिक की आपने थोड़ा वो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसलिए कि वो पेशेंट जो खुद से ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए आपका जो प्रायोरिटी है आप किसको रखोगे, SpO2 विद पल्स ऑक्सीमीटर को, ऑक्सीजन लेवल कितना है पेशेंट का, ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। ओके, जब मैंने आपको स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया पढ़ाए थे नोट सेट के अंदर, ठीक है, अलग से पूरा टॉपिक कंप्लीट मैंने आपको सोल्व करवाया स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया में, उसमें मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया कि स्टेज 3 के अंदर क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर पैरालिटिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी स्टेज के अंदर क्या करते हैं, स्टेज ऑफ सर्जरी भी इसी को हम कहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट्स वगैरह हो तो स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। बाकी रिफ्लेक्सेज, यूरिन आउटपुट, एबीजी वैल्यूज, ये ड्यूरिंग ओटीज के अंदर देखो, रिफ्लेक्सेस तो चले ही जाएंगे पूरी बॉडी के, ठीक है। जब आप जीए दे रहे हो तो अपनी बॉडी के रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाते हैं कुछ टाइम के, जब तक जीए रहता है। बाकी यूरिन आउटपुट अपने को जीए की कंडीशन के अंदर आपको क्या है, फोलिस को आप डालना होता है, क्योंकि ब्लेडर यहाँ पे एम्प्टी कंटिन्यूसली होता रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे वाइटल्स के अंदर आपको इम्बेलेंस देखने को मिल लेता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, नर्स लिंडा हैज जस्ट रिसीव्ड ए पोस्ट ऑपरेटिव टोटल हिप रिप्लेसमेंट क्लाइंट, ठीक है, नर्स है उसको क्या रिसीव हुआ है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर उसको एक पेशेंट है जिसको क्या किया गया है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट उसको किया गया है फ्रॉम द रिकवरी यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्लाइंट। अब देखो टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया गया एक पेशेंट को, पोस्ट ऑफ केयर के अंदर आपके पास में आया है, उसे आप क्या पोजीशन दोगे, ठीक है। अच्छा एमसीक्यू है, पूछा भी गया है, हो सकता है आपको नोट सेट में पूछ ले, नेक्स्ट नोट सेट में हो सकता है आपको यूपी यूएमएस के एमसीक्यू में एमसीक्यू पूछ ले, क्यों मस्कुलोस्केलेटल इंपॉर्टेंट है, यूपी यूएमएस मस्कुलोस्केलेटल से एमसीक्यू बनाता है, ठीक है, टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट रखता है। लाइक प्रीवियस एग्जाम के एमसीक्यू देखोगे तो उसमें आपको मस्कुलो से एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए ऑप्शंस क्या है कि किसमें रखना है अपने को, टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ पेशेंट का, अब इसको पोजीशन देनी है आपको, तो कौन सी अप्रोप्रिएट पोजीशन है, देखिए ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड और सुपाइन पोजीशन विथ लेग एबडक्टेड विथ हेल्प ऑफ पिलो। आपको क्या करना है कि नॉन ऑपरेटिव साइड के अंदर आप क्या लगाना है, पिलो लगाना है, लेग को क्या करना है, एबडक्ट करना है। देखो एडक्ट का मतलब दूर, एबडक्ट का मतलब पास में, सॉरी, एडक्ट का मतलब क्या होता है, दूर, और एडक्ट का मतलब क्या होता है, पास में, और एबडक्ट का मतलब क्या होता है, दूर में, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन आप रखोगे पैर की, या फिर ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड, ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड और सुपाइन पोजीशन विथ लेग एडक्टेड, ठीक है। लेग को क्या कर दिया है, इस बार एडक्ट कर दिया गया है, पास में लाया गया है, और नॉन ऑपरेटिव साइड के अंदर क्या रखा गया है, पिलो रखा गया है, ठीक है। साइड लाइन पोजिशन विथ अफेक्टेड लेग एक्सटर्नली रोटेड साइड, ठीक है। देखो साइड लाइन पोजिशन देनी है, और अफेक्टेड लेग है उसको क्या कर दिया यहाँ पे, एक्सटर्नली आउटसाइड के अंदर उसको रोटेट कर दिया लेग को, ठीक है। साइड लाइन पोजिशन विथ अफेक्टेड लेग इंटरनली रोटेट कर दिया, यहाँ पे जो अफेक्टेड लेग है उसको इंटरनली रोटेट करके रखा है, ठीक है। कौन सी पोजीशन दोगे, क्या किया गया, हिप का रिप्लेसमेंट उसको किया गया है पेशेंट को। तो देखिए हिप रिप्लेसमेंट करने के बाद में अपनी प्रायोरिटी क्या रहती है, देखो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना होता है, ताकि जो प्रोस्थेसिस वगैरह लगाया है वो वहां से डिस्क्लोज ना हो जाए, इसलिए ऑप्टिमम एकदम बेस्ट पोजीशन यहाँ पे देनी होती है पेशेंट को। अपना आंसर क्या जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड अपन पेशेंट को सुलाएंगे, या फिर उसको क्या रखेंगे, सुपाइन पोजीशन में रखेंगे, ठीक है। दोनों यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, दोनों पोजीशन अपन रख सकते हैं पेशेंट को, या तो नॉन ऑपरेटिव साइड में या फिर सुपाइन पोजीशन में। उसके बाद में जो लेग्स है वो कैसे होने चाहिए, एबडक्ट होने चाहिए, ठीक है। लेग कैसे होने चाहिए, एबडक्ट, साथ में उसको क्या लगाना है, पिलो लगाना है। तो इससे क्या होगा, जो प्रोस्थेसिस उन्होंने लगाया है, हिप का रिप्लेसमेंट किया है, वो क्या है, डिस्क्लोज नहीं होगा अपनी जगह से, और जो प्रॉपर अलाइनमेंट, प्रॉपर स्टेबिलिटी वहां पे जो है वो बनी रहेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियोपेक सब्सटेंस इज यूज इन कॉपर टी डिवाइसेज, ठीक है। देखो कॉपर टी डिवाइसेज के बारे में आपने पढ़ा है, तो इन कॉपर टी डिवाइसेज के अंदर कौन सा रेडियोपेक सब्सटेंस यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, साथ में यूज में किया जाता है। ऑप्शन क्या है अपने पास में, मैग्नीशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, या फिर आयोडीन, ठीक है। क्या मिलाया जाता है रेडियोपेक सब्सटेंस,
सबसे पहले तो ये है कि इनमें रेडियोपेक सब्सटेंस मिलाया क्यों जाता है। तो देखो रेडियोपेक सब्सटेंस का मिलाने का क्या रोल है कि एक्सरे के अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से इनका एग्जामिनेशन किया जा सके। ठीक है, ऐसे अगर आप कॉपर टी डिवाइस वगैरह इम्प्लांट करते हो तो अगर वो मिस इम्प्लांटेशन हो गया और आपने उसका जब एक्सरे किया आपको दिख नहीं रही है वो, तो इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली नहीं आपको गिना जाएगा। बट अगर वहाँ पे क्या है रेडियो पे यहाँ पे सब्सटेंस उस पर लगाया गया है तो एक्सरे के अंदर वो दिख जाएगा और आपको आराम से पता हो जाएगा कि अपना जो इम्प्लांट है वो आपने सही जगह लगाया नहीं लगाया। इसलिए रेडियोपेक सब्सटेंस मिलाया जाता है साथ में, इनको बनाते हैं। तब कौन सा मोस्ट कॉमन रखते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा अपना, बेरियम सल्फेट। ठीक है, एग्जाम में एमसीक्यू पूछा हुआ है तो ध्यान में रखना, सारे एग्जाम में एमसीक्यू पूछे हुए हैं, ऐसा कोई रैंडम एमसीक्यू नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखना बेरियम सल्फेट को जो है वो एज ए रेडियोपेक सब्सटेंस यूज करते हैं अपन कॉपर टी डिवाइसेस के अंदर। बाकी के ऑप्शंस क्या है, रॉन्ग है। ओके, इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो हो सकता है आपको थोड़ा कम यहाँ पे एमसीक्यूज देखने को मिल रहे हैं क्योंकि ये भी नोट सेट के अंदर हमने खूब प्रिपरेशन की है, तो थोड़ा हमें भी वापस फ्लो में आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा आप भी थोड़ा मैनेज कीजिएगा और थोड़ा मैं भी अपने आप को वापस बूस्टअप करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल अपन और अच्छे से अच्छे एमसीक्यू सोल्व करेंगे। आज अपनी फर्स्ट क्लास थी यूपी यूएमएस को लेके, अच्छे एमसीक्यूज हमने सोल्व किए हैं। ऐसा नहीं कि अपन ने बस नॉर्मल क्लासेस थी, अच्छे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हमने सोल्व किए हैं। ठीक है, और थोड़ा आपको टॉपिक का भी आइडिया हो गया होगा कि भाई किस प्रकार के एमसीक्यू यूपी यूएमएस के अंदर आपको पूछा जाएगा। ठीक है, साथ साथ में नोट सेट के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि भाई केवल यूपीएमएस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि दो महीने बाद में सितंबर के अंदर वापस से क्या आपको देखने को मिलेगा, नोट सेट देखने को मिलेगा। तो जो नोट सेट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं वो भी ये लेक्चर्स देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि देखो अपनी जो अभी की जो प्रिपरेशन है ना वो टॉप लेवल की है, स्पेशली फॉर नोट सेट वाले स्टूडेंट, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंट में एग्जाम दिया। और एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास में ये है कि 2-3 महीने बाद में ही दूसरा आपको एक और मौका आपको मिल रहा है अपने ड्रीम्स को चेस करने का। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट का एग्जाम अच्छा गया उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मगर जिनको लगता है कि हाँ वापस एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी तो वो अभी से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं कि 10 दिन का गैप लेके वापस से शुरू करो। ठीक है, 10 दिन का गैप लोगे तो हो सकता है आपको वहाँ पे आप अपनी जो रिकॉल आपकी जो पावर है वो आपकी थोड़ा भूल जाओ, अपने टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट वगैरह भूल जाओ। इसलिए कंटिन्यूटी बनाए रखना, आप बिल्कुल भी एक भी दिन की अपनी कंटिन्यूटी को खराब मत करना। ठीक है, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि एग्जाम होने के बाद में बच्चे जो हैं वो 10 to 15 डेज का गैप ले लेते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं या फिर घर पे रहते हैं तो अपनी प्रिपरेशन को गैप दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है, वापस से शुरू करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए जो चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू हमें करके करना है। ठीक है, तो अपने आप डेली बेसिस पे यूट्यूब पे क्लासेस रहेगी। ठीक है, और बाकी अपनी जो कंप्लीट कोर्स है अपना वो हमारे आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आरएनसीसी का जो स्टार्टिंग के अंदर आपको जो लोगो दिखता है ऐप का, वही ऑरेंज कलर का अपना लोगो है। प्ले स्टोर पे भी है, ठीक है, iOS पे भी है और प्ले स्टोर पे भी अपना जो है वो ऐप प्रेजेंट है। जिन भी स्टूडेंट्स को कंप्लीट स्टार्ट से प्रिपरेशन करनी है तो वो भी वहाँ से कर सकते हैं। और बाकी आपको सपोर्टिव नंबर यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करके डायरेक्ट आप सर से बात कर सकते हैं और आप अपना जो है वो कोई भी किसी प्रकार की क्वेरीज हो उसको यहाँ पे सोल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर और भी इससे बेहतरीन क्लास के लिए। ओके, थैंक यू।